नमस्कार, मैं भावना वर्धना। स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्वलेस अफेयर में। आज हम संवाद करने आए हैं मुंबई के जाने माने कॉलेज केसर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन श्री आसिफ खान जी से। उन्होंने अपने परिश्रम और संघर्ष से बहुत से लोगों की मदद की है, तो आइए जानते हैं उनसे उनके संघर्ष की कहानी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को और हमें अपने बारे में बताइए। आप पॉलिटिकल फील्ड में बहुत एक्टिव हो, सोशल फील्ड में बहुत एक्टिव हो, तो आपके संघर्ष बहुत कठिन पूर्वक रहा होगा। ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत बार ख्याल आया कि मैं कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब कर लूँ या कोई दूसरा बिज़नेस शुरू करूँ, लेकिन फिर रह रह करके अपने स्कूल के दिनों में अपनी माँ की कही हुई बात याद आती थी कि आप अगर 9 to 5 वाली जॉब करोगे तो समाज के अंदर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं उसको आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपका पर्सनल डेवलपमेंट तो होगा, आप बहुत पैसे भी कमाओगे, लेकिन जो सोशल इश्यूज़ हैं जैसे कि इलिटरेसी, उसको आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोचिंग क्लासेस से अपनी शुरुआत की ईयर 2000 में। 2 साल कोचिंग क्लासेस एक स्लम पॉकेट में चलाने के बाद फिर हम लोगों को उसी टाइम पे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और उनको किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, उनकी पढ़ाई आधे में रुक जाती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक ऐसा कॉलेज शुरू करें जहाँ पर 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद भी अगर कम परसेंटेज है तो उसको एडमिशन मिल जाए, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ले। बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे हैं, अच्छे बड़े कॉलेजेस में डोनेशन नहीं दे पाते हैं, उनकी पढ़ाई मिस हो जाती है, उन बच्चों को हम मौका दें। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने और हमारे जनरल सेक्रेटरी मिस्टर साबिर खान ने एक ट्रस्ट फॉर्म की जिसका नाम है कैसर एजुकेशन सोसाइटी, और इस ट्रस्ट के नाम से हमने कॉलेज भी फॉर्म किया, कैसर कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और ईयर 2003 में हमने इसकी स्थापना की और उसकी शुरुआत की। मैडम, 2003-2004 में हमारे पास सिर्फ 14 बच्चे थे, लेकिन हमने इस संघर्ष को जारी रखा। हमने हर वर्ग को बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया। इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि उस बच्चे से पूरे पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ मकसद यही था कि अगर 10th स्टैंडर्ड आप पास भी हो गए हो, भले 2 अटेम्प्ट में पास किया है, 3 अटेम्प्ट में पास किया है, 4 मार्कशीट है, 5 मार्कशीट है, आप कैसर कॉलेज आइए, हम आपको पढ़ाएंगे और आपको ग्रेजुएट करके यहाँ से निकालेंगे। इस भावना से हमने इस काम को आगे बढ़ाया और आज ऊपर वाले की कृपा से इस कैसर एजुकेशन सोसाइटी कैसर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हमारे पास 1400 बच्चे यहाँ पर जूनियर और डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। अब रही बात मेरे पॉलिटिकल करियर के बारे में, तो पॉलिटिकल करियर में आने का जो मकसद ये था कि 2005-2006 में हमने रियलाइज़ किया कि हमारी सियासत के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। मैं युवाओं के बीच में जब मैं जाता हूँ, मैं एज अ टीचर भी हूँ, मैं एज अ कॉलेज का चेयरमैन भी हूँ, तो युवाओं के साथ में मेरा लगातार इंटरेक्शन होते रहता है। तो युवा हमेशा पॉलिटिक्स के बारे में उनकी एक धारणा ये होती है कि ज़्यादातर करप्ट लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, और एक गरीब आदमी अगर समाज के अंदर कुछ अच्छा करना चाहता है तो सियासत में उसको उतना प्रोटेक्शन नहीं मिलता, उसको सपोर्ट नहीं मिलता। तो हमने सोचा कि ये जो युवाओं की एक सोच है, क्यों ना इस सोच को बदला जाए, और उस बात को ध्यान में रख करके ईयर 2005 और 2006 के अंदर मैं इंडियन कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं एज अ यूथ कांग्रेस की हैसियत से मैंने अपना करियर शुरू किया। और लगातार मैंने ये मैसेज कन्वे किया युवाओं को कि दूर से बैठ कर के आप कोई भी सोच मत तैयार करिए, आप इस फील्ड में आइए, क्योंकि देखा यही गया है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस मैं कहूँगा ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते या उनके ऊपर बहुत सारे सीरियस एलिगेशन चार्जेस होते हैं। तो क्यों ना प्रोफेशनल लोगों को सियासत में लाया जाए, लॉयर्स को पॉलिटिक्स में लाया जाए, सीएस को पॉलिटिक्स में लाया जाए, डॉक्टर्स को पॉलिटिक्स में लाया जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोफेशनल लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो भ्रष्टाचार का जो लेवल है, करप्शन का जो लेवल है, वो धीरे धीरे नीचे आएगा
और जो पॉलिसीज तैयार होती है इस देश की, उसमें पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल लोग, जो उनका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर एक अच्छी पॉलिसीज देश के लिए वो तैयार कर सकेंगे। सर, जैसे कि हमारे देश का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो मुझे पर्सनली लगता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम स्कूल लाइफ में थे तो एक्चुअली प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज काफ़ी डिफरेंट है। स्कूल में एंटरप्रेन्योर, बिजनेस और स्टार्टअप जो रहते हैं उनके बारे में बताया नहीं जाता है, उनके बारे में समझाया नहीं जाता है। वो सिर्फ थियोरेटिकल बुक्स है, पढ़ते हैं और फिर बच्चे पास होकर निकल जाते हैं, बट उनको आगे अपनी लाइफ में क्या करना है उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो सर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? और सर, जैसे केसर कॉलेज है जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो आप इवेंट्स और एक्टिविटी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार ने 2023 से लागू करने के लिए हर स्टेट को आदेश दिया है। इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कई बातें बहुत अच्छी उन्होंने कवर की है। सबसे पहली बात यह है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद बहुत सारे बच्चे कोर्सेज करते हैं, FY BCom से लेकर के TY BCom तक एक जनरल एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब वो प्रैक्टिकली जाते हैं कहीं जॉब करने के लिए तो उनके पास कोई स्किल नहीं होता, उनके पास कोई आर्ट नहीं होता हाथ में, जिसके वजह से उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिलती है। लेकिन इस नई एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर 12th के बाद आप अपनी जनरल एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, उसके साथ साथ आप कोई भी वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, कोई स्किल कोर्सेज भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जनरल एजुकेशन की पढ़ाई भी चलती रहे और साथ ही साथ आप कोई टेक्निकल स्किल्स भी आप सीखें, ताकि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास कोई चीज़ का आर्ट हो, कोई चीज़ का हुनर हो, ताकि आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल सके। क्योंकि अब ज़माना बदली हो गया है। पहले के दौर में होता था लोग जनरल एजुकेशन करने के बाद उनको कोई भी नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब टैलेंट के ग्राउंड पर उनको नौकरी पर रखा जाता है। तो नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उम्मीद है ये बहुत अट्रैक्टिव होगी और युवाओं को जॉब मिलने में बड़ी आसानी होगी। कैसर कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हमारे पास यहाँ पर कॉमर्स है, तो कॉमर्स रिलेटेड हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे को खास करके अकाउंटेंसी, कॉमर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ पर हर टीचर्स अपने लेवल पर बहुत मेहनत करते हैं। मैं खुद एज अ चेयरमैन होने के नाते अकाउंट्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, और अकाउंट्स के रेगुलर लेक्चर होने के बाद भी हम यहाँ पर अलग से बच्चों को अकाउंट्स के डाउट्स क्लियर करने के लिए हम अलग से सेशन चलाते हैं, ताकि बच्चा ग्रेजुएशन के बाद अगर अकाउंट्स फील्ड में जाना चाहता है तो उसको कोई दिक्कत ना है, उसको कोई परेशानी ना है। थैंक यू। कैसर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बहुत सारे हम रेगुलर इवेंट्स करते रहते हैं, सोशल इश्यूज़ पर हम बात करते रहते हैं। हाल ही में अभी हम लोगों ने बाजू में पालघर के आगे एक बोईसर करके एक क्षेत्र है, वहाँ के एक पिछड़े एरिए में, एक ट्राइबल एरिया में हम वहाँ पर गए। कैसर कॉलेज ऑफ कॉमर्स के मैनेजमेंट भी थे वहाँ पर। हमारे NSS के 100 स्टूडेंट जो मुंबई यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड स्टूडेंट है, पूरे टीचर्स के साथ में वहाँ पर गए, और जहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज पर हमने एक नुक्कड़ नाटक किया जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेट्रो सिटीज़ के अंदर तो लोगों को पता है, यहाँ पर लोग पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि एक बेटी का अधिकार क्या है, बेटी का सुरक्षा क्या है। लेकिन जब आप ग्रामीण एरिया में जाते हो तो वहाँ पर बेटियों को अभी भी वो सामाजिक जो दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा उसको अभी भी मिला नहीं है। अभी भी जो उसको संरक्षण मिलनी चाहिए वो उसको संरक्षण नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं आज भी बेटी और बेटे में एक भेदभाव है। तो उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए हमारी पूरी कैसर कॉलेज ऑफ कॉमर्स की टीम 7 दिन के लिए हम बोईसर गए। वहाँ पर हम लोगों ने कई गाँव में, कई पिछड़े गांव में जाकर के हमने एक अवेयरनेस किया, लोगों में एक जागरूकता बताई, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इस तरीके से एक नुक्कड़ नाटक के तरीके से गांव के लोगों के बीच में रखा कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है और इस नारे के ऊपर हर एक व्यक्ति 140 करोड़ की इस जनता की जिम्मेदारी बनती है कि बेटी को पढ़ाई में प्राथमिकता देनी चाहिए, बेटी को प्रोफेशनल कोर्सेस में प्राथमिकता देनी चाहिए, उसकी शादी हो जाने के बाद भी उसको नौकरी मिलने में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, नौकरी करने के लिए रोकना नहीं चाहिए और उसके संरक्षण के लिए भी हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पुलिस विभाग है, हमारा जो जुडिशरी है, उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, उसको बराबर का हक मिलना चाहिए। बेटियों के साथ में डाउरीज को लेकर के बहुत इश्यूज होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के बहुत इश्यूज होनी चाहिए। इन तमाम इश्यूज को हमें कवर करने की ज़रूरत है और बेटी को एक पहला दर्जा देने की ज़रूरत है। सर, जैसे कि आज के जो देश के युवा है वो ड्रग्स का शिकार हो रही है, तो इस पे किस तरह से अंकुश लगना चाहिए? सर, जो तमाम देश के युवा है उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो ड्रग एडिक्शन है ये तो देश के युवाओं के लिए घातक है, उनके भविष्य को खतरे में डालने का काम है ये। आज युवाओं को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ड्रग्स के तरफ जिस रफ्तार से आज का युवा जा रहा है उसको अपनी इस कोशिश के ऊपर बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। ड्रग्स एडिक्शन वो अपने आप को ही नहीं, पूरे परिवार को, पूरे देश को वो खतरे में डाल रहा है। तो मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि सबसे पहला आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और आप बिल्कुल उस माँ बाप की फिक्र करें जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको पाला पोसा बड़ा किया। कोई भी इस तरीके की हरकत जो ड्रग्स रिलेटेड आप करते हैं इसको आप बिल्कुल रोक दीजिए। आपका जीवन अनमोल है, इसकी आप कदर करिए। और इसके साथ साथ कैसर एजुकेशन सोसाइटी, कैसर कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने लगातार इस देश के युवाओं को यही अपील की है कि पहले तो आप इस ड्रग्स के सेवन से मुक्ति पाइए और जो बच्चे पहले से ड्रग्स सेवन में लिप्त है, वो इन्वॉल्व है और उन्हें अगर बाहर आना है तो हम लोगों ने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाया हुआ है। आप हमें संपर्क करें, उन बच्चों को हम मदद कर सकते हैं कि किस तरीके से ड्रग्स से वो मुक्ति पाए। और इसके साथ साथ रिहैबिलिटेशन सेंटर का जो खर्चा आएगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर के पास भेजने के लिए बच्चों को कोई अड़चने आ रही हैं, कोई मुसीबतें आ रही, तो उसमें कैसर एजुकेशन सोसाइटी उन बच्चों को मदद करेगा उस नशा मुक्ति से बाहर आने के लिए। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और पुअर एजुकेशन क्वालिटी की वजह से आज के जो देश के युवा है वो डिप्रेशन, स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरे देश के युवाओं को एक बड़ा प्यारा सा संदेश ये है कि आप सबसे पहला अपने एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। जब हम एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की बात करते हैं तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे युवा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत सारे युवा एंजाइटी में आ जाते हैं और जिसके कारण वो कोई भी गलत स्टेप ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ भी एक ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसका अफसोस उनके परिवार को पूरा आजीवन रहता है। मैं यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप सबसे पहला स्ट्रेस ना लें, आप एंजाइटी ना लें, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। हर चैलेंजेस को आपको हंस करके फेस करना है। एजुकेशन जितना बेहतर आप बनाने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप टैलेंटेड बनोगे और जब आप टैलेंटेड बनोगे तो इस देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस अनएम्प्लॉयमेंट को आप टैकल कर पाओगे। आप पढ़े लिखे ना होने के कारण हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, हमें अच्छे जॉब नहीं मिलते हैं, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। मैंने अक्सर ये भी पाया है कि आज का युवा जैसे ही थोड़ा सा खाली वक्त मिलता है तो वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। बिल्कुल सोशल मीडिया पर अवेयरनेस ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त मोबाइल को लेकर के आप एडिक्टेड रहो। मोबाइल आपके एंटरटेनमेंट का ज़रिया हो सकता है, मोबाइल आप ये न्यूज़ के तौर पर आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे एडिक्टेड मत रहो। जितना ज़्यादा आप ये सारे जो ऐप्स हैं इनसे एडिक्टेड रहोगे, आपका जो फोकस है पढ़ाई के तरफ, अपने करियर के तरफ, वो डाइवर्टेड रहेगा।
तो मेरी युवाओं से गुजारिश है कि आप अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करें और एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ें, ताकि इस देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर है उसको हम नीचे ला सकें। सर, जैसे सबकी ज़िंदगी की एक प्रेरणा स्रोत होती है और आपने इतने अच्छे कार्य किए हैं, तो सर आपकी ज़िंदगी की प्रेरणा कौन है और ख़ुद को सर आप कैसे मोटिवेट करते हो? मुझे जीवन में वाकई में अगर प्रेरणा मिलती है, मैं मोटिवेट अगर कहीं होता हूँ, तो सबसे पहले मैं इस देश के जो बापू है महात्मा गांधी जी, उनकी जीवन की बारे में मैं पढ़ता हूँ, जानता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष करके इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। वो मेरे प्रेरणा स्थान हैं। मैं भगत सिंह को देखता हूँ कि किस तरीके से अपनी कॉलेज की एक पढ़ने लिखने वाली जो मौज मस्ती वाली ज़िंदगी छोड़ करके इस देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया, त्याग दिया। उनको मैं एज अ मोटिवेटर के तौर पर देखना चाहता हूँ मैं। और इसके साथ साथ कई ऐसे महान शख्सियत हैं जिन्होंने इस देश को बताया कि इस देश में कायदा और कानून कैसे होना चाहिए। हमारे परम पूज्य सम्मानित बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो मेरे प्रेरणा स्थान हैं। ऐसे ये तमाम महान शख्सियत हैं जिनके बारे में मैं पढ़ता हूँ, जिनके बारे में मैं सुनता हूँ, तो इनको देख करके मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि जीवन अगर आपको मिला है तो इस जीवन में आप ऐसे कार्य कर जाओ कि जिससे उस समाज को फ़ायदा मिले, देश को फ़ायदा मिले। आने वाले और 100, 200, 500 साल तक देश उन्नति के राह पर चले। तो ये सारे लोग मेरे प्रेरणा स्थान हैं। और रही बात, कहीं पर बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है जब आप कोई काम करते हो। तो जब जैसे कि मैंने कैसर एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, कैसर कॉलेज ऑफ कॉमर्स की शुरुआत की, तो मेरे साथीदार जनरल सेक्रेटरी साबिर खान, मैं और हमारी पूरी टीम, जब हमने काम शुरू किया एजुकेशन बच्चों को देने का, बहुत सारी अड़चनें हमें आ रही थी। लेकिन जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि इन तमाम हमारे महान शख्सियत के बारे में जब हम उनको सोचते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो लगता है कि ऐसी परेशानियां तो उनके सामने भी आई थी, लेकिन उन्होंने लगातार अपने अच्छे कार्यों को करते रहे और आखिरकार ये देश अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ। और आज हम विश्व के अंदर एक गुरु के तौर पर हमारे देश को देखा जाता है। उसी तरीके से एजुकेशन की फील्ड में गरीब बच्चों को एजुकेशन देने का काम हम लोगों ने आज से 19 साल पहले शुरू किया और धीरे धीरे ये सफ़र आगे बढ़ता गया। जहां 2003-2004 में सिर्फ 14 बच्चे हमारे इस कैसर कॉलेज में थे, आज 2022-23 में हमारे पास 1400 बच्चे एजुकेशन लेने का काम कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी आपके मेंटर है और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की नींव रखी, तो सर इसमें आपका क्या अनुभव रहा? आपने कैसे इस भारत जोड़ो यात्रा को आपने देखा? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में ठीक आज से 3 महीना पहले शुरू की गई, जिनका मिशन कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल जाना है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश है। संदेश इस समाज में रहने वाले हर एक वर्ग के लिए है, युवा, बुजुर्ग, महिला, बहन। इस संदेश के अंदर ये कहा जा रहा है कि आप मोहब्बत से, प्यार से, मिलजुल करके इस समाज में रहिए। और ख़ास करके इस समाज को जो लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज के अंदर नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए संदेश ये है कि इस भारत के टुकड़े आप मत करिए। हमने 200 साल तक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी है अंग्रेज़ों के दौर में, और हज़ारों, लाखों, करोड़ों शहादत देने के बाद ये भारत देश आज़ाद हुआ है। फिर वापस से इसे एक नई जंजीरों में मत बांधो, नफ़रत की बेड़ियां मत पहनाओ। हम भारत के नागरिक हैं। आज हमारी तुलना पूरे विश्व के अंदर एक बेहतरीन नागरिकों में गिनी जाती है। हमें आपस में एक प्रेम, सद्भावना, यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग सब इकट्ठा रहते हैं, और इसी बात की प्रशंसा पूरी दुनिया में होती है।
तो हम आपस में लड़ करके आपस में झगड़ा करके भेदभाव तैयार करके पूरी दुनिया को हंसने का मौका ना दे। तो इस भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए मैं आदरणीय राहुल गांधी जी की इस कार्य को सहमति देता हूं कि एक मोहब्बत का पैगाम है, एक अमन का पैगाम है, और इस अमन और मोहब्बत के पैगाम में हम सब मिल करके एक दूसरे का साथ पकड़ करके इस देश को महान बनाए, हमारे देश को बहुत आगे लेके जाए और इस दुनिया की रेस में हमारा भारत देश सबसे अव्वल नंबर पर रहे। सर, आपका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? सर, जैसे कि अगर बांद्रा ईस्ट में देखें तो बहुत से युवा है, औरतें हैं, वो चाहते हैं कि आप नगर सेवक बने, क्योंकि ऑफकोर्स कहीं ना कहीं हम नगर सेवक जो रहेंगे एजुकेटेड होने चाहिए ताकि देश में वृद्धि हो सके, परिवर्तन हो सके। तो सर, आपका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन अब क्या रहेगा? बहुत ही जल्द मुंबई के अंदर सबसे पहले अगर कोई चुनाव आ रहा है तो नगर पालिका चुनाव होने हैं, और नगर पालिका चुनाव को लेकर के मेरा एक ऐसा कहना है कि प्रत्येक वार्ड से उन लोगों को टिकट मिले कंटेस्ट करने का जिन्हें वाकई में नगर पालिका के कायदे, नगर पालिका के कानून की समझ हो। ख़ास करके उस व्यक्ति को मौका मिले जो हमेशा समाज के बीच में रहा हो, समाज की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके ऊपर उसने लगातार काम किया हो, क्योंकि नगर पालिका मुंबई शहर के अंदर एक बहुत ही अहम कॉरपोरेशन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजेंसी है, एक ऐसी एजेंसी जिसके माध्यम से हर एक मुंबईकर को सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक उसका लगातार नगर पालिका से उसका वास्ता होता है। सुबह पानी आने से लेकर के पानी नालियों से जाने तक, इसके साथ साथ नगर पालिका की भूमिका, नगर पालिका में रहने वाले उन तमाम बच्चों को, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो तो वहाँ पर हमारी महानगर पालिका की स्कूल्स हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो तो नगर पालिका के चिकित्सालय हैं, इसके साथ साथ सड़क के ऊपर गड्ढों का मामला हो, बहुत सारे ऐसे विषय हैं मुंबई के अंदर जो या सीधे तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से वो नगर पालिका से जुड़े हुए हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि पूरे मुंबई शहर में कोलाबा से लेकर दहिसर तक उन तमाम लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की, जिनके अंदर समझने की सलाहियत हो, जो शहर को जानता हो, शहर की समस्याओं को जानता हो, शहर में रहने वाले लोगों की बारे में जानता हो, और ख़ास करके पॉलिटिकल पार्टी से मेरी निवेदन है कि इन लोगों को मौका दो जिनको जानकारी है, और ऐसे लोगों को प्राथमिकता ना दो जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जम मारते हैं, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जम मारते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, अपनी किसी न किसी हिडन एजेंडा के तहत वो सियासत में आते हैं। ऐसे लोगों को आप प्राथमिकता मत दो, और ख़ास करके उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो जो पढ़ा लिखा हो, जो पढ़े लिखे वर्ग से आता हो, जिसके अंदर मालूमात हो, जो समझ रखता हो, ऐसे लोगों को जानकारी देनी चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है तो अगर मुझे मौका दिया गया तो बिल्कुल मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा, बिल्कुल मैं अपने लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको मैं उजागर करना चाहूँगा, क्योंकि आज भी मुंबई शहर के अंदर एक बड़े पैमाने पर स्लम एरियाज़ में लोग रहते हैं और उनकी ज़िंदगी पिछले 40 साल 50 साल से वो सुधार नहीं आया है। आज भी वो पानी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं, आज भी अपने बच्चों को बीएमसी स्कूल में पढ़ाने के लिए भी उन्हें दिक्कतें आती हैं, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस तक वो भर नहीं पाते हैं, उनको सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें इलाज कराने में दिक्कत आती है। तो एक गरीब वर्ग की बहुत सारी समस्याएं होती है जिसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं एज आसिफ खान जो चेयरमैन हूँ कैसर एजुकेशन सोसाइटी, कैसर कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, मैंने उन तमाम समस्याओं को बहुत करीब से देखा है। बहरामपाड़ा, बांद्रा ईस्ट, इस झुग्गी झोपड़ी बस्ती से मैंने अपने करियर की शुरुआत किया, यहाँ मैं पैदा हुआ, पला बड़ा, आज भी मैं उनके बीच में बैठता हूँ। बहुत बड़ी बस्ती है, 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर लोग इस झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहते हैं। मैं रोज़ देखता हूँ पानी को लेकर के झगड़ा होता है, साफ़ सफाई को लेकर के सरकार की अनदेखी होती है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अगर मुझे नगर पालिका में मौका मिला, मैं कंटेस्ट करूं और अपने इन लोगों के लिए
मैं सरकार के बीच में बैठ के, सिस्टम में बैठ करके इनके लिए मैं आवाज़ उठाऊं और इनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से मैं दे सकूं। सर थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए और आपका एक्सपीरियंस हमें शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। सर धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच भावना मैडम आपका कि आपने इतना बढ़िया तरीके से हमारे बच्चों के व्यूज़ को आपने सुना और रियल जो मुद्दे हैं इस देश के, चाहे वो ड्रग्स का मुद्दा हो, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, उसको आपने कवर किया। और आशा करता हूं कि आप जैसे और न्यूज़ चैनल्स आना चाहिए ताकि जो मूल समस्याएं इस देश की वो आम जनता तक पहुंचे और उसका समाधान निकले। थैंक यू वेरी मच।